Assalamualaikum. So, welcome to our chemistry class, guys. So, we've already taken couple of classes और उसमें हमने मोल का हिस्सा फिनिश किया था, कैलकुलेशन ऑफ मोल। और लास्ट टाइम हमने एक असाइनमेंट सॉल्व कर दिया था जो हमने उसका आपको दिया था ताकि एमसीक्यूज कैलकुलेशन वाले तो जितनी प्रैक्टिस की जाए कम है। खैर, अब अगला भी काम कैलकुलेशन का था और वो हमने करना है केमिकल स्टीचियोमेट्री। अब इसका हिसाब किताब है सिंपली इट्स अ ब्रांच of chemistry in which we study the relationship between amount of reactant and product with the help of balanced chemical equation. ये शॉर्ट में कहा कहलाता है केमिकल कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बुनियाद पर केमिस्ट्री की जो कैलकुलेशंस होती हैं वो सारी केमिकल स्टीचियोमेट्री में आती हैं। तो कैलकुलेशन बेस्ड ऑन रिएक्शन इक्वेशन ये है हिसाब किताब। तो अब देखें इसमें क्विकली बात करते हैं। सबसे पहली बात, केमिकल इक्वेशन पर अगर ये सब कुछ बेस करता है तो केमिकल इक्वेशन है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन और इसकी एक फीचर ये है कि योर इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। तो दिस शुड बी समथिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जिसकी हमें जरूरत है। अब देखिए, हम आपके सामने इक्वेशन लिखे, एक रिएक्शन बहुत ही सिंपल, कार्बन ऑक्सीजन से मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, ये रिएक्शन हमें बता रहा है क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स। लेफ्ट साइड पे लिखा गया है रिएक्टेंट और राइट साइड पे लिखे गए हैं प्रोडक्ट। रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। इसका मतलब है मैटर का नाइदर बी क्रिएटेड और बी डिस्ट्रॉयड बट सिंपली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो मास रिएक्शन में ना बढ़ता है ना कम होता है। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। Or you can say that total number of atoms in reactant is always equal to total number of atoms in product. That's why we need to balance the equation. कि जितने एटम रिएक्टेंट में है उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए। सिर्फ फर्क ये आएगा कि वो अपनी अरेंजमेंट चेंज कर लें, अपना जो पैटर्न है जिससे वो जुड़े हुए वो चेंज कर लें। जैसे यहाँ हुआ है रिएक्टेंट में कार्बन और O2 दो अलग अलग चीजें हैं और प्रोडक्ट में दोनों मिल गई है, लेकिन नंबर पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए जो कि नहीं पड़ रहा। यहाँ एक कार्बन और दो ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में भी एक कार्बन दो ऑक्सीजन है, तो ये इक्वेशन पहले से ही बैलेंस्ड है। लेकिन अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ ये जिसमें हाइड्रोजन क्लोरीन से मिलकर बनाता है HCl, तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि रिएक्टर में दो हाइड्रोजन और दो क्लोरीन है मगर प्रोडक्ट में एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन है। तो ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। तो क्या करें, बैलेंस कर देते हैं। कैसे करते हैं बैलेंस? तो बैलेंसिंग में देखिए दो दर्जे हैं। एक है सिंपल इक्वेशन की बैलेंसिंग जिसकी जरूरत आपको केमिकल स्टीचियोमेट्री में पड़ती है, और एक है कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन जिन्हें रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। उनकी बैलेंसिंग का एक बिल्कुल अलग तरीका है जो हम सॉल्यूशन के चैप्टर में पढ़ते हैं, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है ना। यहाँ जो इक्वेशन हम आपको देंगे वो होंगी जो एक स्टेप दो स्टेप में आसानी से बैलेंस हो जाए, और हम एक आधा सवाल ऐसा पूछ भी लेते हैं। तो उन बैलेंसिंग की शर्त ये है कि उसका कोई प्रिस्क्राइब मेथड नहीं है, वो हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस होती है। और हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब है कि आप ये देखिए कि किस साइड में एटम कम है और उन्हें छोटे से छोटे नंबर के साथ बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, डायरेक्ट बड़ा नंबर ना शुरू कीजिए। एक बात। दूसरी बात ये कि आपको नंबर कोफिशिएंट में लगाने हैं, सब स्क्रिप्ट में नहीं लगाने। ये ना हो कि आप H2Cl2 को देखें और कहें कि मुझे प्रोडक्ट में भी दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन चाहिए तो मैं यहाँ नीचे दो H2Cl2 कर दूँ। यहाँ जो नीचे नंबर लगता है इसका ताल्लुक कंपाउंड की कंपोजिशन से, तो आपने फॉर्मूला ही चेंज कर दिया, ये नहीं हो सकता।
आप जो नंबर लगाएंगे वो कोफिशिएंट में लगाएंगे यहाँ, और अब HCl से पहले 2 लगा दिया तो ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी हो गया, क्लोरीन के लिए भी होगा, इक्वेशन बैलेंस हो गई। ऐसी ही सिंपल इक्वेशंस का सेंस हमें आना चाहिए, बहुत लंबी चौड़ी मुश्किल इक्वेशन से हमें पाला नहीं रखना है। तो अगर मैं ट्राई करूं एक आधी और, तो अब मुझे पहली बात तो ये नजर आ रही है, नाइट्रोजन रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में 1 है, सो इक्वेशन बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में 3 है, इक्वेशन बैलेंस नहीं है। मैंने नाइट्रोजन को बैलेंस किया और प्रोडक्ट में 2 लगा दिया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। लेकिन इस 2 लगाने से हाइड्रोजन के साथ भी ये 2 लगा, तो हाइड्रोजन तो पहले ही 3 था, ट्वाइस कर दिया तो ये 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर 6 हो गए। तो अब हमें रिएक्टेंट में 6 करने के लिए यहाँ 3 लगाना पड़ा, 3 2 6 हो गया, बैलेंस हो गई। यानी आप एक एलिमेंट के पीछे पड़िए, उसे बैलेंस कीजिए, उससे दूसरा एलिमेंट डिसबैलेंस हो गया, आप उसको बैलेंस कीजिए, उससे अगर तीसरा हो गया। ऐसे 2-3 स्टेप्स ज्यादा नहीं करने पड़ेंगे जो हम इक्वेशन जिस लेवल की देते हैं उसमें, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ ये चेक करना है कि बच्चे को सेंस ऑफ बैलेंसिंग है, दैट्स इट। ठीक है, इसका असल काम तो कैलकुलेशन है ना। और मोस्टली जब हम ये सवाल देते हैं तो इक्वेशन बैलेंस ही दे देते हैं, हार्डली कभी कभार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि नहीं बच्चा खुद करे बैलेंस, तो उसे इस स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। एक बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली इक्वेशन जो अमूमन इस किस्म के क्वेश्चंस में हम देते हैं वो ये है। तो अब इसमें रिएक्टेंट में 2 Fe है, प्रोडक्ट में 1 है, तो मैंने 2 कर दिए। यही एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट में 2 है, रिएक्टेंट में 1 है, यहाँ 2 है, सिंपल। ठीक है ना। तो अब ये सिर्फ ये सेंस दे रहा हूँ कि इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। तो आपको जब क्वेश्चन दिया जाए तो एहतियातन एक दफा इक्वेशन को देख लें, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बैलेंस ही नहीं है और सिंपल एक 2 लगाकर बैलेंस होनी है। अब आपने उसे अगर इग्नोर कर दिया तो वो तो सवाल गलत कर देगा ना आपका। तो अब ये इक्वेशन देखिए, इसको भी इसी तरह आसानी से बैलेंस किया जा सकता है। सल्फर ऑलरेडी बैलेंस है, मामला ऑक्सीजन का खराब है। रिएक्टेंट में 2 + 2 4 ऑक्सीजन है, तो प्रोडक्ट में अब मैं कम से कम भी 2 तो लगाऊंगा, 2 लगाऊंगा, ऑक्सीजन 6 हो जाएंगे और सल्फर भी डबल हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा यहाँ लगा दें 2, तो इससे सल्फर भी बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस। तो अब ये काम हम इक्वेशंस के दौरान भी थोड़ा बहुत करते रहेंगे। असल बात अब आ जाइए ये सेंस देने के बाद कि यस दिस इज हाउ अ सिंपल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। बैलेंस इक्वेशन से क्या इंफॉर्मेशंस मिल रही है जो हम केमिकल स्टोइचियोमेट्री में इस्तेमाल करेंगे, ये देखते हैं। ये इक्वेशन जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे हैं और बैलेंस भी है ये, इसकी एग्जांपल से चलते हैं आगे। हमने कहा ये इक्वेशन हमें शो कर रही है नंबर्स गेम को, कि नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल बनाता है। दैट्स अ सिंपल रेशियो व्हिच इज इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल। हमने कहा कि इसके नंबर के एक यूनिट मोल भी है जो 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो द सेम इक्वेशन कैन बी रिटन एज और इन टर्म्स ऑफ मोल रेशियो एज वेल, कि अगर हम यूं कह दें कि यही इक्वेशन हमें ये भी बताती है कि नाइट्रोजन का अगर आपके पास 1 मोल होगा तो हाइड्रोजन के 3 मोल चाहिए, अमोनिया के 2 मोल बनेंगे। क्योंकि बुनियादी तौर पर ये जो नंबर्स हमें इक्वेशन में दिए गए हैं, 1 फॉर नाइट्रोजन, 3 फॉर हाइड्रोजन एंड 2 फॉर अमोनिया, दे आर शोइंग द रेशियो विद व्हिच दीज थिंग्स कंबाइन एंड फॉर्म प्रोडक्ट। तो अब अगर आप इस रेशो में मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो भी यही रेशो होगा, मोल लेते हैं तो भी यही रेशो होगा, पर हमें ज्यादा कंसर्न मोल रेशो से है। तो हम हर इक्वेशन को जब बैलेंस करते हैं तो जो नंबर लगाते हैं उस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए वो उसके मोल रेशो को रिप्रेजेंट करता है। और इससे आपको क्या फायदा होता है, अभी पिछले टॉपिक में आप पढ़ के आए हैं कि हम इस मोल को मास में चेंज कर सकते हैं, हम इस मोल को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में चेंज कर सकते हैं, और हम इस मोल को नंबर वॉल्यूम ऑफ गैस में चेंज कर सकते हैं। सो इन तीनों में कन्वर्जन हो सकता है। इसमें हम अमूमन स्टिचियोमेट्री में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को नहीं लाते बीच में, लेकिन मोल का मास और वॉल्यूम से रिलेशन बनाते हैं। इसीलिए जो कॉमन स्टिचियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स हैं, टाइप्स ऑफ वो है मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम
रिलेशनशिप एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप। ये वो स्टिचोमेट्रिक रिलेशंस हैं जिसमें हम क्या कह रहे हैं, हम हमेशा एक इक्वेशन में मौजूद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को कंपेयर करेंगे और ये रिलेशनशिप्स आपको बता रही हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट। हम अगर रिएक्शन में मौजूद एक सब्सटेंस के मास को दूसरे सब्सटेंस के मास से कंपेयर करें, दिस इज मास मास रिलेशनशिप। एक चीज का मास लें और दूसरी चीज का वॉल्यूम लें, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, और दोनों का वॉल्यूम लें तो वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। द पॉइंट इज ये सारी रिलेशनशिप मोल रिलेशनशिप पे डिपेंड करती है। अगर बैलेंस इक्वेशन आपके पास है तो आपको उसमें पता चल रहा है कि किसके कितने मोल के इक्विवेलेंट हैं, और उस मोल को आप बड़े मजे से मास में भी चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम में भी चेंज कर सकते हैं। पीछे ही सीख क्या है, इसीलिए मोल की कैलकुलेशन के बाद स्टिचोमेट्री होती है, क्योंकि जो कुछ आपने मोल में सीखा है वो यहाँ आप और ज्यादा एडवांस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो अब सिर्फ काम ये रह गया कि इस सारी चीज को प्रैक्टिकली एग्जाम्पल दें, आप सॉल्व करें। सब न्यूमेरिकल्स हैं इसमें भी, तो आइए हम शुरू करें। तो हमारी पहली प्रॉब्लम या हमारा पहला सवाल कुछ इस तरह से बनाते हैं। फॉर the reaction, why not the same one जिस पर इससे हम सारी बातें कर रहे हैं उसी को ले लेते हैं। पर हमारा क्वेश्चन हो गया कि if 56 gram nitrogen is used, calculate the mass of ammonia। तो अब आपको गिवन भी मास है और रिक्वायर्ड भी मास है, तो ये हो गया मास मास रिलेशनशिप, ठीक है ना। अच्छा, अब ये कोई जरूरी चीज नहीं है कि हम जो चीज गिवन दें वो रिएक्टेंट हो और जो चीज रिक्वायर करें वो प्रोडक्ट हो। हम इक्वेशन की कोई भी एक चीज गिवन देंगे और इक्वेशन से कोई भी एक चीज रिक्वायर्ड होगी। तो कभी रिएक्टेंट देकर प्रोडक्ट पूछ लेंगे, कभी प्रोडक्ट देकर रिएक्टेंट पूछ लेंगे, कभी एक रिएक्टेंट देकर दूसरा रिएक्टेंट पूछ लेंगे और कभी एक प्रोडक्ट देकर दूसरा प्रोडक्ट पूछ लेंगे। सो एनीथिंग फ्रॉम द इक्वेशन। तो हमें इससे कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए कि वो चीज जो गिवन है और वो चीज जो रिक्वायर्ड है वो इक्वेशन का रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, इससे कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न सिर्फ ये है कि वो चीज इक्वेशन में है और उनके दरमियान मोल रेशियो क्या है। सो इसीलिए जैसे ही हमने ये देखा क्वेश्चन में लाजमी तौर पर कंसर्न एटॉमिक मासेस गिवन होंगे, जिनकी टेंशन आपने नहीं लेनी है। तो अब हमने इक्वेशन में ये सवाल जिस तरह आप करते थे फर्स्ट ईयर में, अब जाहिर सी बात है आपको ना प्रेजेंटेशन की तमन्ना है ना उसकी फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि अब तो ये एमसीक्यूज हैं, 4 आंसर गिवन, आपको जितनी जल्दी रफ से दिमाग के अंदर जैसे भी हो कैलकुलेट करके टिक करना, ठीक है ना। तो इसलिए अब प्रेजेंटेशन के चक्कर में नहीं पड़ना। हाँ, मैं जो कुछ भी लिखकर आपको दिखा रहा हूँ वो इसलिए ताकि जब आप देखें तो आपको समझ में आ जाए सर ने क्या समझाया था, ठीक है। अगर मेरा किया हुआ काम भी आप जबानी कर सकते हैं, आप इतने अच्छी कोई मैच में, तो वाई नॉट। तो अब मैं हर दफा आपको ये सवाल कराने के लिए ये बताऊंगा कि जो चीज इक्वेशन में गिवन है, सवाल में गिवन है और रिक्वायर्ड है, आप इक्वेशन में उसे हाईलाइट करें। हमें गिवन है नाइट्रोजन और हमें रिक्वायर्ड है अमोनिया, और इक्वेशन के हिसाब से नाइट्रोजन और अमोनिया में 1:2 मोल रेशियो है। इस मोल रेशियो को मास में चेंज कर दीजिए। आपको आता है ना मोल को मास में चेंज करना, मोलर मास से मल्टीप्लाई करना होता है। तो नाइट्रोजन के 1 मोल है और उसका मोलर मास N2 का होगा 28, तो नाइट्रोजन हो गया 28। अमोनिया का मोलर मास बनेगा 14 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन 17। तो अमोनिया के 2 मोल्स हैं, तो 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें 34। इसका मतलब है नाइट्रोजन के 28 ग्राम्स हो तो अमोनिया के 34 ग्राम्स बनते हैं। और क्वेश्चन क्या है, अगर नाइट्रोजन का 56 ग्राम हो तो अमोनिया का कितना बनेगा। तो आपने इक्वेशन में गिवन और रिक्वायर्ड का मोल रेशियो लिखा, उसको मास में चेंज किया और फिर रिक्वायर्ड की अमाउंट शो की। तो अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल। अगर 28 को x से मल्टीप्लाई किया ऐसे हो गया, ये 34 मल्टीप्लाई बाय 56, तो x निकालना है मुझे। 34 मल्टीप्लाई बाय 56 डिवाइडेड बाय 28। तो अब आप देख सकते हैं बगैर कैलकुलेटर होने की वजह से हमने आपको ऐसे नंबर दिए जो आसानी से कट डाउन हो सके। अब ये आपके ऊपर है कि अब हम नया नया कैलकुलेशन शुरू किया है तो थोड़े सुस्त होंगे और टेबल्स पढ़ते वक्त आप इतनी स्मार्टनेस शायद ना दिखा पाए। और जैसे ही आपकी थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी क्या बात हो जाएगी। मिसाल के तौर पर यहाँ एक ही नज़र में मैं देख सकता हूँ कि 28 1s are 28 एंड 28 2s are 56। तो अब 34 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया
68 gram is my answer. जी बेटा सारा क्या कहना है? सर एक बार फिर से समझा सकते हैं आप? मैंने अभी पूरा समझाया ही नहीं था, तुमने हाथ खड़ा कर दिया। अच्छा सही है सर। ये भी हो गई ना बात, इस सवाल के बीच में वो आपने हाथ खड़ा कर दिया कि फिर से समझा, तो सुन तो लो पूरी बात। मैंने एक रिक्वेस्ट की थी आपसे कि आप केमिकल स्टीचियोमेट्री के सवाल देख के रखें। आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि आप बुलेट ट्रेन पे बैठे हैं, टाइम कम है, तेज चल रहा है, तो मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं इसको और स्लो भी पढ़ा दूंगा, लेकिन बाबा आप सोचो टाइम टाइम। तो इसको घर से देख के रखते तो मुझे तो बताना ही नहीं था, ये आपको ये पता हो गया। हाँ भाई ये तो पहला सवाल है, आपको फिर शुरू से बता रहा हूँ, गौर से सुनिए, नो प्रॉब्लम। नाइट्रोजन अमोनिया, हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज में नजर आ रहा है कि 56 ग्राम नाइट्रोजन से कितना अमोनिया बनेगा। एक चीज गिवन है, एक चीज रिक्वायर्ड है, मैंने उन दोनों को हाईलाइट किया और यहाँ लिख दिया। दोनों का मोल रेशियो इक्वेशन से लिखा, एक का 1 एक का 2। अब चूंकि मुझे मास मास रिलेशनशिप करनी है तो मैंने इस मोल को मास में चेंज किया। N2 का 1 मोल किसके बराबर है? 28 ग्राम्स के। अमोनिया का 17 के बराबर था, चूंकि ये 2 मोल थे तो मैंने 2 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो 34 आया। ठीक है, यानी नाइट्रोजन का 1 मोल था इसलिए उसे 28 को 1 से मल्टीप्लाई किया। अमोनिया के 2 मोल थे तो 17 अमोनिया का मोलर मास है, उसे हमने 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 34 आ गया। तो अब मेरे पास आ गई इक्वेशन से बैलेंसिंग क्या, मास बैलेंस क्या आ गया कि नाइट्रोजन का 28 हो तो अमोनिया का 34 होता है। क्वेश्चन में है अगर नाइट्रोजन का 56 हो तो अमोनिया का कितना बनेगा। तो अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 28 x से मल्टीप्लाई हुआ, 34 56 से, तो ये शॉर्टकट यूनिटरी मेथड का शॉर्टकट है, ये आपने निकाल लिया। यही काम एक दफा फिर दूसरे सवाल से करते हैं तो आप और क्लियर होंगे चीज के बारे में। हमें अब जितने भी क्वेश्चन करने हैं उन सब में यही काम रिपीट होगा। देखिए एक और क्वेश्चन, इस दफा मैंने आपके सामने इक्वेशन लिखी ये वाली और मैंने बैलेंस दी है आपको। मीथेन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है, फर्स्ट कर लें ये कि इफ 8 gram CH4 is used, calculate the mass of water formed। फिर आपने जब इसका सोल्यूशन करना है तो सबसे पहले आपने ये मार्क करना है कि इक्वेशन में बेशक 4 चीजें हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में एक मीथेन का तस्करा दिया है कि ये गिवन है 8 ग्राम, और एक वाटर का तस्करा दिया है कि दैट इज रिक्वायर्ड। ना CO2 से कोई दिलचस्पी है ना O2 से। अब हमें चूंकि इन दो चीजों के बारे में कहा गया है तो इन्हीं दोनों को हम यहाँ लिखें, CH4 और वाटर। इक्वेशन के हिसाब से CH4 का 1 मोल, वाटर के 2 मोल। ठीक है, इन्हें मास में चेंज करें। मीथेन का 1 मोल किसके बराबर होगा? मोल को मास में चेंज करने का क्या फॉर्मूला था? मोल इंटू मोलर मास। CH4 का मोलर मास क्या होगा? कार्बन होता है 12, हाइड्रोजन होता है 1, ऑक्सीजन होता है 16, तो 16 मोलर मास निकलेगा मीथेन का। 16 वन जा 16 आ गया, मैं पूरी तफसील से कर दिया। वाटर का मोलर मास निकलेगा 18, 2 टाइम्स 18, ये हो गया 36। ये बन गई जनाब इक्वेशन कि अगर मीथेन का 16 हो तो वाटर का 36 ग्राम बनता है। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? मीथेन का 8 हो तो बताइए वाटर कितना बनेगा। तो अब इन दोनों को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 16x इंटू इज इक्वल्स टू 36 मल्टीप्लाई बाय 8। x किसके बराबर होगा? 36 टाइम्स 8 डिवाइडेड बाय 16। टेबल पढ़े, 8 वन जा 8, 8 टू जा 16, ये हो गया 36 डिवाइडेड बाय 2, 18 ग्राम आंसर आया। फिर वही बात है, फोकस कीजिए पहले तरीके पर, कैलकुलेशन पे मत कीजिएगा। कैलकुलेशन बेशक पहले कैलकुलेटर से कर लें, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी आपको ये समझना है कि व्हाट इज द ट्रिक बिहाइंड इट। वो समझ में आ गई तो कैलकुलेशन इज अ डिफरेंट स्केल, फिर बाद में बगैर कैलकुलेटर के आराम से टेबल पढ़ के करें, क्योंकि ये दो अलग अलग चीजें होती है। जब आप न्यूमेरिकल करते हैं, एक है न्यूमेरिकल की लॉजिक, उसे समझना जरूरी है, फिर उसके बाद उसकी बगैर कैलकुलेटर से कैलकुलेशन। तो वो जो बगैर कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करनी है, डिफरेंट जॉब।
तो अभी एक चीज पर टारगेट करें, अगर आपको क्वेश्चन की लॉजिक समझ में नहीं आ रही पहले उस पर फोकस कीजिए, जब वो समझ में आ जाए फिर इस बात पे फोकस कीजिए कि अब वही कैलकुलेशन जो आपने तो कैलकुलेटर से कर दी, अगर जबानी करते तो कैसे करते। और ये एक दिन में सही नहीं होगी और ना ही ये घोल कर पिलाई जा सकती है। आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो आप यही सब कुछ करेंगे, आपको टेबल पढ़ने आते हैं, इसलिए ये नहीं कह सकता कोई कि ये तो हमें आ ही नहीं रहा। हाँ, ये कहेगा कि आपने 1 सेकंड में 5 सेकंड में कर दिया, मुझे तो 3 मिनट लग गए क्योंकि मैं टेबल स्लो पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही होगा, शुरू शुरू में आपको देर लगेगी और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक काम क्विक हो जाएगा। क्वेश्चन एक और करते हैं जरा। और अब है फॉर रिएक्शन कुछ इस तरह। और अब हमने कहा इफ 32 ग्राम SO2 is formed, calculate the mass of O2 required। सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। अब देखिए इक्वेशन में पहली दफा हमने ऐसा किया है कि आपको 32 ग्राम SO2 यानी प्रोडक्ट गिवन दे दिया है और O2 पूछा है यानी रिएक्टेंट पूछा है। डजंट मैटर, मैंने आपसे कहा इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि क्या गिवन है क्या, मेरा कंसर्न सिर्फ ये है जो गिवन है उसका मोल और जो रिक्वायर्ड है उसका मोल क्या है। तो SO2 के 2 मोल है और ऑक्सीजन के 3 मोल है, बस ये मेरा कंसर्न है। तो अगर मैं सोल्यूशन बनाऊं O2 SO2, O2 के कितने मोल्स हैं 3, SO2 के कितने मोल्स हैं 2, क्या हम इन्हें मास में चेंज कर लें? बिल्कुल कर लें। तो O2 का मोलर मास बनेगा 32, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 32 ये आ जाएगा 96। SO2 का मोलर मास है 64, 2 मल्टीप्लाई बाय 64 ये हो जाएगा 128। तो अब ये हो गई कहानी, ऑक्सीजन O2 96 हो तो SO2 के 128 बनते हैं। मोल रेशियो में ये 3:2 था और मास में 96 128। अब हमारे पास SO2 कितना बन चुका है 32 और हमें ऑक्सीजन का मास निकालना है, तो अब ऑक्सीजन के लिए x लिख दें, करना वही है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अब क्या हो जाएगा 128x 96 मल्टीप्लाई बाय 32, तो x निकलेगा 96 मल्टीप्लाई बाय 32 डिवाइडेड बाय 128। अब आपके ऊपर है, नंबर जैसे हैं उसे कैलकुलेट करके देखिए क्या होता है। तो आपको अगर मैं गाइड करूं तो 32 वन जा 32 और 32 फोर जा 128, तो ये हो गया 96 डिवाइडेड बाय 4। अब 4 के टेबल से इसे कैंसिल कीजिए तो ये 24 आपका जवाब आ गया। अब क्या आप खुद भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं इत्मीनान के साथ। अब असल बात समझ में आनी चाहिए कि हर इक्वेशन में हम आपको एक गिवन देंगे एक रिक्वायर्ड देंगे। आपका काम है इक्वेशन में उस गिवन और रिक्वायर्ड का जो मोल रेशियो है उसे देखना, उस मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करके मास में चेंज कीजिए और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपना सवाल पूरा कीजिए। तो ये है तरीका प्रैक्टिस। और जाहिर सी बात है इसका एक फेज है सही इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करना, हमारा फॉर्मूला है सही बनाना और उसके बाद सही जबानी कैलकुलेशन करना। ये 2 मरहले हैं जिससे आपको गुजरना है। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और जवाब आप देंगे, तो रेज हैंड करेंगे और जवाब देंगे। आइए देखते हैं।
सो अगर हम इस इक्वेशन के मुताबिक 15 ग्राम C2H6 यूज करते हैं तो बताइए CO2 का कितना मास बनेगा। ओके रंजीना शेख प्लीज जल्दी से बताइए। सर क्या आवाज आ जवाब रही है? है? बिल्कुल आ रही आवाज है, आ रही? सर बिल्कुल आ 44 रही ग्राम है। 44। 44। सो अब देखिए इसको करने का वही तरीका रहा, आपके सामने C2H6 और CO2 कंसर्न है, ये दोनों। तो अब इक्वेशन के हिसाब से C2H6 और CO2 में C2H6 के मोल 2 हैं और CO2 के 4 हैं। इन मोल को मास में चेंज करने के लिए मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। C2H6 का मोलर मास 30 है, ये हो जाएगा 60, और कार्बन डाइऑक्साइड का 44 है, ये हो जाएगा 176। तो अब C2H6 के 60 से कार्बन डाइऑक्साइड का 176 बनता है, तो 15 से कितना बनेगा? 60x is equals to 176 multiplied by 15, और x हो गया 176 multiplied by 15 divided by 60। 15 का टेबल पढ़ेंगे, नीचे 4 ऊपर 1, और 176 को 4 से डिवाइड करें 44 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। तो ये काम ही करना है, चाहे मास मास रिलेशनशिप हो, चाहे मास वॉल्यूम रिलेशनशिप हो, सब में यही काम करना है। बस अभी मास मास के सारे सवाल किए तो क्या हुआ, आपने इक्वेशन से मोल उठाया और उस मोल को मास में चेंज किया बाय मल्टीप्लाइंग इट विद द मोलर मास ऑफ द कंसर्न थिंग। लेकिन अगर बीच में कहीं वॉल्यूम आ गया तो आप इसी मोल को वॉल्यूम में चेंज करेंगे, और उसके लिए आप मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो सबके लिए सेम है 22.4। तो वही काम जो आपने मोल में किया है वो सब यहाँ अप्लाई हो रहा है। तो आइए अब हम ऐसा भी कोई काम करके देखें भाई। If 108 gram aluminium is used, calculate the volume of H2 gas formed at STP। दो बातों का ख्याल रखना होता है, और वो सवाल वाले खुद ही रखेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब हम मास वॉल्यूम का सवाल पूछेंगे तो वॉल्यूम हमेशा गैस का होगा और वो एसटीपी पर होगा, तो ये कंडीशन है। अदर देन एसटीपी पर भी निकाली जा सकती है कहानी, लेकिन वो बड़ा लंबा सवाल बनता है, उसमें हम स्टीचियोमेट्री के साथ जनरल गैस इक्वेशन मर्ज करते हैं। ऐसी बात है, इट इज नॉट सूटेबल थिंग फॉर एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में एक नंबर के लिए इतना सब कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमें यहाँ एसटीपी पर ही दिया जाएगा, टेंशन फ्री हो जाए। तो अब एसटीपी पर हमें पता है कि हर गैस का मोल 22.4 डेसीमीटर क्यूब का मोलर वॉल्यूम रखता है, जो हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तरीका एब्सोल्युटली वही है जो अभी तक मास मास का कर रहे हैं, बस अब फर्क ये हो जाएगा कि जब आप मोल को मास में चेंज करते थे तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करते थे, अब मोल को वॉल्यूम में चेंज करेंगे तो 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या नजर आ रहा है इस क्वेश्चन में कि आपको 108 ग्राम एल्यूमिनियम दिया गया है, यू हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म एट एसटीपी, और उसमें खास तौर पर क्या नजर आ रहा है कि ये रहा एल्यूमिनियम और ये रहा हाइड्रोजन। सो द कंसर्न टू केमिकल्स, उनके मोल रेशियो 2 to 3 है।
अब मोल का जो एल्यूमिनियम के 2 मोल है हम उसे मास में चेंज करेंगे, क्योंकि हमें सवाल में एल्यूमिनियम का ग्राम में मास दिया गया है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27, हाइड्रोजन का होता है 1, इन्हीं दोनों की जरूरत है। तो एल्यूमिनियम के 2 मोल को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 54। और हाइड्रोजन के 3 मोल्स हैं, लेकिन हाइड्रोजन को तो वॉल्यूम में चेंज करना है, तो वॉल्यूम के लिए इसका मोलर वॉल्यूम लेंगे और वो है 22.4, और ये बन जाएगा 67.2। तो अब 54 ग्राम एल्यूमिनियम से 67.2 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन बनता है, तो 108 ग्राम एल्यूमिनियम से कितना बनेगा, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको लिखेंगे 54x 67.2 मल्टीप्लाई बाय 108, और x की वैल्यू हो जाएगी 67.2 मल्टीप्लाई बाय 108 डिवाइडेड बाय 54। तो अब कैलकुलेशन की आसान बात यह है कि 54 को और 108 को हम कैंसिल कर सकते हैं। 54 का डबल जो है वो 108 होता है, तो 67.2 को ट्वाइस कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 134.4 डेसीमीटर। नोट करने वाली बात यह है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस क्वेश्चन एंड द प्रीवियस क्वेश्चंस, द ओनली वन। अब हमने जब हम मास करते थे तो हर एक के मोल रेशियो को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करते थे। अभी पहली दफा मास वॉल्यूम है, तो हाइड्रोजन के मोलर मास से नहीं मल्टीप्लाई किया, उसके मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया। तो अब जिस चीज का वॉल्यूम आ जाएगा बीच में, उसके लिए हम 22.4 मोलर वॉल्यूम यूज करेंगे। तो अब एक और भी कर लेते हैं। फिर क्या लेते हैं, आप करेंगे? $64 gram O2 is used. Calculate the volume of SO3 at STP. Sulfur is 32, oxygen is 16. इनफैक्ट शायद सल्फर की तरह रोज देना पड़ेगा। तो जल्दी से इसका जवाब निकालें और मुझे बताएं। हाँ भाई, हुआ क्या? नहीं तो हम करें। Oxygen and SO3 is the concern. O2 SO3 फाइनली। वही बच्ची एक हमारी कर रही है सवाल, बाकी सब चाय पी रहे हैं शायद। यस तंजीना बताइए। सर 99.6। 99.6 89.6 होना चाहिए यार। 89 थोड़ा सा मैंने कहा कुछ, कोई बात नहीं। मैंने फिर कहा आपसे कि भाई 89.6 होगा।
बिल्कुल सही। कैलकुलेशन में आने वाली मिस्टेक पर अभी माफी है, क्योंकि जाहिर सी बात है इट नीड्स प्रैक्टिस टू डू विदाउट कैलकुलेटर। ओके, ये है, और इक्वेशन के मुताबिक इसका 1 मोल तो इसके 2 मोल। तो अब इसका 1 मोल अगर मैं मोलर मास 32 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 32, और इसके 2 मोल्स को मोलर वॉल्यूम 22.4 से मल्टीप्लाई करूं 44.8। अब इसका 64 हो तो इसका x, तो अब आपने 32x 44.8 मल्टीप्लाई बाय 64 and 44.8 into 64 divided by 32. So 32 1 the 32, 32 2 the 64, 44.8 multiplied by 2 is 89.6 decimeter cube. Should be this. तो ये मास और मास वॉल्यूम का एक ही अंदाज था, थोड़ा सा बस नाम का फर्क था। इसको हमने कुछ प्रैक्टिस किया है, और अब हम अगली दफा मास वॉल्यूम की बात करेंगे, और वो मेन जो हमारी चीज है दैट इज परसेंटेज यील्ड वाले की, और फिर एक इसका भी एक क्वेश्चन आपको देंगे ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी और अच्छी हो। ठीक है ना? तो इंशाल्लाह यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, स्लाइड्स अभी आपसे शेयर कर दूंगा। थैंक यू।